प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका श्री श्याम कॉलेज भादरा के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम बात कर रहे हैं राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित, और इससे संबंधित हम बात कर रहे थे राजस्थान के भौतिक प्रदेश, जिसके अंतर्गत पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली प्रदेश की हमने बात कर ली थी। और लास्ट जो कक्षा थी उसके अंतर्गत हमने बात की पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश। अब देखिए, पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत हमने क्या क्या बात की थी, ब्रीफली हम देखते हैं। देखिए, पूर्वी मैदानी क्षेत्र का जो विस्तार पाया जा रहा है वो इस प्रकार से, ये जो क्षेत्र है ये इस क्षेत्र में पूर्वी मैदानी क्षेत्र विस्तृत है। और कल हमने बात की थी कि जो चंबल बेसिन है वो चंबल बेसिन किस क्षेत्र में कहाँ तक विस्तृत है, और चंबल बेसिन के अंतर्गत जो स्थलाकृतियाँ हैं, जैसे हम बात करते हैं बेडलैंड की, जैसे हम बात करते हैं बीहड़ की, वो क्या कहते हैं उसको, किस प्रकार से वो बनते हैं और कौन कौन से क्षेत्र उससे प्रभावित हैं, उसके बारे में देखा था हमने। तो ये चंबल बेसिन, इसके बाद में दूसरे बेसिन की हम, पहला चंबल बेसिन, दूसरा बनास बेसिन, और तीसरा है माही बेसिन। ये अपना कंप्लीट हो गया था। अब देख रहे हैं हम बनास बेसिन। बनास बेसिन, देखिए, इसकी जो पश्चिमी सीमा की बात करेंगे हम, वो पश्चिमी सीमा जैसे हमने कल बात की थी कि इस प्रकार से 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा क्या कर रही है, मैदानी क्षेत्र को विभाजित कर रही है। तो जो 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा है वो इसके क्या हैं, पश्चिम में स्थित है। अब देखिए, ये जो नदी जा रही हैं, ये चंबल, यमुना। अब ये जो बनास नदी जाती हैं वो इस प्रकार से, ये बनास नदी है चंबल के सहायक में, ठीक है। अब इस बनास बेसिन के अंतर्गत क्या होता है, इस बनास बेसिन में राजस्थान का जो मुख्य क्षेत्र है वो क्षेत्र क्या है। देखिए, राजस्थान के मुख्य क्षेत्र की बात करेंगे, भीलवाड़ा, टोंक, जयपुर, पश्चिमी सवाई माधोपुर, ये क्षेत्र बनास बेसिन के अंतर्गत आता है। बनास बेसिन। अब इस बनास बेसिन के अंतर्गत जो बनास नदी हैं, बेड़च, मैनाल, ये नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हैं। बनास की जो सहायक नदियाँ हैं वो सहायक नदियाँ हैं, कोठारी हो गई, बेड़च हो गई, मैनाल हो गई। ये कोठारी, बनास, बेड़च, मैनाल, कोठारी, ये सारी की सारी नदियाँ यहीं स्थित है। अब ये जो बनास बेसिन है, इसका जो दक्षिणी हिस्सा है, ये दक्षिणी हिस्सा हो गया, और ये हो गया इसका उत्तरी भाग। दो भाग है इसके। उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है, उत्तरी भाग को कहा जाता है मालपुरा, करौली का मैदान। मालपुरा टोंक, जिसको बोलते हैं मालपुरा टोंक, करौली का मैदान, ये तो है उत्तर में स्थित। दक्षिण की बात करेंगे, दक्षिण के अंतर्गत है मेवाड़ का मैदान।
अब इसके दो भाग हो गए। बनास के उत्तर में बात करेंगे, बनास बेसिन है, इसके उत्तरी भाग की बात करेंगे, क्या आएगा, मालपुरा टोंक का जो क्षेत्र है, करौली का जो क्षेत्र है, वो क्षेत्र इसके उत्तरी भाग में आता है। दक्षिणी भाग की बात करेंगे तो वो है मेवाड़ का मैदान। दो भाग इसके बनास बेसिन के अंतर्गत आते हैं। और जो मैंने बताया था आपको, देवगढ़ राजसमंद, देवगढ़ राजसमंद, इस देवगढ़ राजसमंद के समीप इस बेसिन की ऊंचाई लगभग कितनी पाई जाती है, 582 मीटर इसकी ऊंचाई पाई जाती है। और देवगढ़ से लेकर क्या है, आगे भीलवाड़ा तक, देवगढ़ से भीलवाड़ा तक इस क्षेत्र में क्या पाई जाती है, उच्च भूमि पाई जाती है, या हम कह सकते हैं उच्च भूभाग पाया जाता है। किसके मध्य है, देवगढ़ राजसमंद से लेकर भीलवाड़ा के मध्य बनास बेसिन के अंतर्गत कुछ उच्च भूभाग आपको दिखाई देंगे। उस उच्च भूभाग को क्या कहते हैं, समपराय मैदान। क्या कहते हैं, समपराय मैदान, पिडमॉन्ट मैदान। पिडमॉन्ट मैदान भी आ सकता है और समपराय मैदान भी कह सकते हैं। और ये समपराय मैदान क्या होता है कि अपर्दन के द्वारा, हवा के अपर्दन, जल के अपर्दन की बात करें, यहाँ बनास बेसिन है इसलिए हम जल की बात कर रहे हैं कि जल के द्वारा जो अपर्दित भाग होता है, जिससे एक मैदान का निर्माण होता है, उस मैदान को हम किस नाम से जानते हैं, समपराय मैदान के नाम से जानते हैं। और इस समपराय मैदान में छोटी छोटी क्या मिलती है आपको, अवशिष्ट पहाड़ियाँ भी पाई जाती हैं। इस मैदान की ये खास बात है कि यहाँ पर कुछ अवशिष्ट भाग भी आपको दिखाई देंगे। जैसे हम मानकर चल रहे हैं कि ये पूरे का पूरा क्षेत्र है और इस क्षेत्र को जैसे जैसे अपर्दित किया जाएगा जल के द्वारा, तो क्या है, जो कमज़ोर चट्टानें होती है वो तो कट जाती है, लेकिन कुछ कठोर चट्टानें होती हैं वो क्या रह जाती है, शेष रह जाती है, उनके अवशेष बचे रह जाते हैं, जिसके कारण उनको क्या नाम दिया जाता है, अवशिष्ट पहाड़ियाँ दिया जाता है। तो इस प्रकार के समपराय मैदान में अवशिष्ट पहाड़ियाँ भी पाई जाती हैं। और इस भीलवाड़ा से आगे, भीलवाड़ा से टोंक के मध्य, भीलवाड़ा से टोंक के मध्य क्या है, खेराड़ी भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा, खेराड़ी भाषा। और इस खेराड़ी भाषा के कारण भीलवाड़ा और टोंक के मध्य के क्षेत्र को खेराड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। भीलवाड़ा और टोंक के मध्य के क्षेत्र को खेराड़ प्रदेश से, और देवगढ़ और भीलवाड़ा के मध्य समपराय मैदान के नाम से ये प्रदेश जाना जाता है। और जो खेराड़ प्रदेश है वो टोंक तक विस्तृत रूप से पाया जाता है। जो जयपुर, दौसा और भरतपुर की बात करें, जयपुर, दौसा, भरतपुर, इस क्षेत्र की बात करें, उत्तरी क्षेत्र की, तो यहाँ पर जो मैदान पाया जाता है वो मैदान क्या कहलाता है, रोही का मैदान कहलाता है। रोही का मैदान जयपुर, दौसा, भरतपुर, देवगढ़ और भीलवाड़ा के मध्य समपराय मैदान, भीलवाड़ा और टोंक के मध्य खेराड़ प्रदेश। ये कुछ मुख्य इनकी शब्दावलियाँ हैं, किसके अंतर्गत हैं, बनास बेसिन के अंतर्गत हैं। और इस बनास बेसिन ये एक मैदानी स्वरूप है, इसलिए यहाँ पर कृषि भी की जाती है। और कृषि के अंतर्गत कुछ मुख्य फसलें हैं, उन मुख्य फसलों का उत्पादन भी किया जाता है। और कौन कौन सी फसलें हैं, जैसे हम बात करेंगे जवार, मक्का, मूंग, उड़द,
मूंगफली, ये सारी की सारी फसलें इसी ही बनास बेसिन के अंतर्गत उत्पादित की जाती हैं। तो ये था आपका बनास बेसिन। और इसके बाद में हम बात करेंगे तीसरे बेसिन की। तीसरा जो बेसिन है वो बेसिन है माही बेसिन। माही बेसिन के अंतर्गत क्या है, कौन सा क्षेत्र है, क्या विशेषताएं हैं, ये सारी की सारी हम बात करेंगे माही बेसिन के अंतर्गत। अब देखिए जो माही नदी है, वो माही नदी कैसे, कहाँ से, मध्य प्रदेश से निकलती हैं माही नदी। राजस्थान में प्रवेश करती है, कुछ क्षेत्र में बहकर ये कहाँ पर आ जाती है, कच्छ की खाड़ी में आती है, गुजरात क्षेत्र, और फिर आगे किस सागर में मिल जाती हैं, अरब सागर में मिल जाती है। तो ये जो पर्टिकुलर एरिया आपको दिखाई दे रहा है, इसी को हम किस नाम से जानते हैं, माही बेसिन क्षेत्र के नाम से। और ये जो क्षेत्र बना है ये माही और उसकी सहायक जो नदियां हैं उस नदियों के द्वारा ये क्षेत्र बना हुआ है। इस मैदान की जो औसत ऊंचाई पाई जाती हैं, औसत ऊंचाई की बात करेंगे, लगभग 200 से 400 मीटर इसकी औसत ऊंचाई पाई जाती है। और इस मैदान के अंतर्गत मुख्य जो क्षेत्र है वो कौन सा है, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये तीन जो ज़िले हैं ये प्रमुख क्षेत्र के रूप में जाने जाते हैं माही बेसिन के अंतर्गत। अब देखिए बांसवाड़ा और डूंगरपुर दो क्षेत्र हैं और इस क्षेत्र में बांसवाड़ा और डूंगरपुर, इस क्षेत्र में काफ़ी कटा फटा क्षेत्र आपको दिखाई देगा। माही बेसिन के अंतर्गत डूंगरपुर और बांसवाड़ा ज़िले में जो क्षेत्र है वो क्षेत्र काफ़ी गहरा और कटा फटा दिखाई देगा। इस क्षेत्र को स्थानीय भाषा में किस नाम से जानते हैं, बागड़ के नाम से जानते हैं। एक था बांगर, वो अलग हैं, ये क्या है, प्राचीन जलोढ़ निक्षेप। और एक है बागड़। बागड़ क्या है, बागड़ है डूंगरपुर और बांसवाड़ा के क्षेत्र में स्थित जो क्षेत्र है वो काफ़ी गहरा और कटा फटा है, जिसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, बागड़े कहा जाता है। इसके बाद में प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, ये क्षेत्र, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के क्षेत्र में कुछ गांवों का समूह पाया जाता है। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य कुछ गांवों का समूह है। कितने गांवों का समूह है, 56 गांवों का समूह पाया जाता है। किसके मध्य पाया जाता है, याद रखना, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य। इसलिए इस मैदान को इस नाम से जानते हैं, 56 का मैदान। किस नाम से, 56 का मैदान। क्यों कहते हैं, क्योंकि बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य 56 गांवों का एक समूह पाया जाता है माही बेसिन के अंतर्गत। इसलिए इस क्षेत्र को 56 का मैदान कहा जाता है। कई बार छोटा प्रश्न आ सकता है, 56 का मैदान क्या है, कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर है, माही बेसिन के अंतर्गत ये स्थित हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे
प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के अंतर्गत, इसी क्षेत्र के अंतर्गत, ये प्रतापगढ़ बांसवाड़ा, इसी के अंतर्गत को कुछ क्षेत्र क्या है आपको ऊबड़ खाबड़ दिखाई देगा। ये क्षेत्र तो हो गया 56 ग्राम समूहों का, लेकिन इसके अंतर्गत कुछ क्षेत्र आपको ऊबड़ खाबड़ दिखाई देगा। उस ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? कांठल प्रदेश के नाम से जानते हैं। कांठल प्रदेश क्या है, किसे कहते हैं? तो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य जो ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र स्थित है, उस क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? कांठल प्रदेश के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से ये राजस्थान का जो पूर्वी मैदानी क्षेत्र है, ये 3 भागों में विभाजित था और इन्हीं 3 विभागों का हमने अध्ययन किया है। सबसे पहले हमने अध्ययन किया था चंबल बेसिन का, उसके बाद में चंबल बेसिन के अंतर्गत हमने बात की थी जो धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, ये जो क्षेत्र था ये चंबल बेसिन का क्षेत्र था। और इस क्षेत्र के अंतर्गत बीहड़ भूमि थी, उत्खात भूमि, जो कृषि के लिए अनुपयुक्त होती हैं और छोटी छोटी अवनलिकाओं से युक्त होती हैं, और इसी क्षेत्र में बीहड़ भी पाई जाते हैं। लगभग 4500 वर्ग किलोमीटर में उसका क्षेत्र था। और उसके बाद में हमने बात की थी चंबल नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के महू जिले की जानापाव पहाड़ियों से निकलती हैं, राजस्थान के 84गढ़ में ये प्रवेश करती हैं, और उसके बाद में ये इस सीमा के, मध्य प्रदेश की सीमा के समानांतर होते हुए कौन सी नदी में मिल जाती हैं? यमुना नदी में मिल जाती। इस प्रकार से हमने देखा। आज हमने देखा बनास बेसिन। बनास जो मध्य राजस्थान की नदी हैं, और ये नदी क्या करती हैं? कौन कौन से क्षेत्र को प्रभावित करती हैं? भीलवाड़ा, टोंक, जयपुर, पश्चिमी सवाई माधोपुर की बात करेंगे तो ये क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। फिर बनास बेसिन के अंतर्गत हमने 2 भागों की बात की। एक भाग उत्तरी भाग था, दूसरा दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग को हमने कहा मालपुरा, टोंक का मैदान, करौली का जो क्षेत्र है कुछ, वो क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। दक्षिणी भाग की बात की हमने तो मेवाड़ का मैदान दक्षिणी भाग इसका स्थित है। और इस मैदान के अंतर्गत क्या है? कुछ समप्राय मैदान आपको दिखाई देंगे, और वो समप्राय मैदान जिसको क्या कहते हैं? पिडमॉन्ट कहते हैं। और ये कहाँ से कहाँ तक है? ये है देवगढ़ से लेकर और भीलवाड़ा तक। देवगढ़ से लेकर भीलवाड़ा तक आपको समप्राय मैदान दिखाई देगा। और भीलवाड़ा से हम टोंक तक बात करेंगे तो वो एक खेराड़ी भाषा का क्षेत्र है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? खेराड़ी प्रदेश के नाम से जानते हैं। फसलों की बात की, मक्का, जवार, मूंग, उड़द, मूंगफली, ये सारी की सारी फसलें बनास बेसिन के अंतर्गत उत्पादित की जाती। फिर हमने माही बेसिन के अंतर्गत देखा था। माही जो नदी है वो भी क्या है? मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान में कुछ ही दूरी में प्रवेश करती है। और याद रखना, हम आगे भी चर्चा करेंगे कि माही नदी कर्क रेखा को कितने भागों में? 2 बार काटती है। कर्क रेखा को कितनी बार काट रही है? 2 बार काट रही है। ये हम अध्ययन करेंगे नदियों के बारे में अपवाह तंत्र के अंतर्गत, राजस्थान के अपवाह तंत्र के अंतर्गत। फिर माही नदी के अंतर्गत हमने इसकी औसत ऊंचाई की बात की 200 से 400 मीटर। फिर हमने बात की 3 प्रमुख क्षेत्रों की, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के जो बीच का क्षेत्र है, ये क्षेत्र क्या आप मिलेगा? आपको काफ़ी गहरा मिलेगा और कटा फटा हुआ मिलेगा, जिसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? बागड़ कहा जाता है। क्या कहते हैं? बागड़। लेकिन हम बात करेंगे प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा की। इसके मध्य का जो क्षेत्र है, इसके मध्य में कुल कितने गांवों का समूह पाया जाता है? 56 गांवों का। इसलिए इन दोनों क्षेत्रों के बीच में जो क्षेत्र स्थित है उसको 56 के मैदान के नाम से जानते हैं। और इन्हीं प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य क्या स्थित हैं? इन्हीं प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य कुछ ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र स्थित हैं, और उस ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? हम कांठल प्रदेश के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से हमने पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मैदानी प्रदेश देखा राजस्थान का। तो हमने अभी तक 3 भौतिक प्रदेशों का अध्ययन कर लिया है। चौथा आपका आता है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, उसका हम
नेक्स्ट कक्षा में अध्ययन करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।